नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की सोशल साइंस के सिविक्स की चैप्टर नंबर 4 दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को हम डील करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ इस चैप्टर से आपको सीखने और समझने मिलेगा, नया समझने मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें मेन 3 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है। एक तो है जेंडर, फिर रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन एंड कास्ट मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन जेंडर थोड़ा अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जेंडर को डील करेंगे, ठीक है। और जेंडर का रोल क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इसको हम लोग सिविक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़े, इसका नीड क्या है। तो आपको जैसे पता ही होगा, जेंडर मतलब कोई इंसान मेल है, फीमेल है या अदर जेंडर्स का, जिसे हम लोग थर्ड जेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया जेंडर एंड पॉलिटिक्स, आपको पता ही है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिविजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, ठीक है। तो जेंडर जो है वो एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। मेनली एक सोसाइटी में, हम लोग जिस भी सोसाइटी में रहते हैं तो एक हायरार्किकल डिवीजन है, ठीक है, जिसमें सबसे लोअर, जनरली एक इंडियन सोसाइटी में, टिपिकल एक इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, सबसे लोअर, नीचे निचले स्तर पे कौन रहता है, तो थर्ड जेंडर पर्सन, है ना। थर्ड जेंडर पर्सन या अदर ट्रांसजेंडर्स को हम लोग उतना भाव नहीं देते हैं या फिर हम लोग उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं विद इन आवर सोसाइटी। फिर उसके ऊपर आते हैं फीमेल्स या वेमेन्स, है ना, उनका भी उतना रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अब और उसके ऊपर आते हैं मेल्स, ठीक है। तो ये इसी को हायरार्किकल सोशल डिवीजन कहा जाता है। तो ये हमारा सोसाइटी में ऐसे चले आ रहा है, बहुत सालों से चले आ रहा है, नॉट ओनली इन आवर सोसाइटी बट अदर कंट्रीज में भी, बहुत सारे डेवलपिंग, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ऐसा होता है। लेकिन अभी ये सिनेरियो जो है, जो हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, वो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनचेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है। सोसाइटी में अवेयरनेस लाकर हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. और मेनली ये जो हायरार्किकल सोशल डिवीजन जो है वो किसके बेसिस पे है, बायोलॉजी तो है, एक बायोलॉजी तो एक कारण ऑब्वियसली है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, जो एक धारणा बन गई है थर्ड जेंडर्स पर्सन के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी इवन स्टीरियोटाइप होती है। जैसे थर्ड जेंडर को हम लोग इक्वल ट्रीट नहीं करते या रेस्पेक्ट शो नहीं करते हैं, या हम लोग को लगता है कि हर थर्ड जेंडर के जो पर्सन होंगे हमेशा वो पैसे ही मांगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे थर्ड जेंडर के लोग हैं जो अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, काम करते हैं, इवन पुलिस इंस्पेक्टर भी है, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ चलाते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर फीमेल्स के लिए भी स्टीरियोटाइप है कि वो घर में ही रहेंगे, घर के काम करेंगे, हाउस होल्ड काम करेंगे, अ, नौकरी करना सही नहीं माना जाता है। तो ऐसे स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। Sexual division of labor, a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. Mainly Indian society जो है हमारी क्या है, वो पेट्रियर्कल सोसाइटी है, जिसमें हम लोग मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और फीमेल्स का प्रेफरेंस थोड़ी सी कम रहती है ना। उसमें मेल्स का कहना ज्यादा माना जाता है, फीमेल्स का कहना नहीं माना जाता है। इवन अगर फैमिली में भी देखा जाए, एक आम इंडियन फैमिली में एवरेज हम लोग देखें तो जो मेल्स होते हैं वही घर के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, है ना। और जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो मेल्स को लेकर होती है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ दैट पर्सन वी ट्राई टू डिफरेंशिएट, है ना। हम लोग एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि फीमेल जो है वो घर के काम में ही निपुण होती है,
वही काम कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर फील्ड में फीमेल्स का इम्पोर्टेंट रोल है, हर फील्ड में फीमेल्स होने ही चाहिए, तभी जाके जो हमारा देश है या कोई भी कंट्री है वो प्रॉस्पर कर पाएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर है, even though women make up half of the humankind, their presence in public life, particularly politics, is modest in most nations. है ना, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज ले लीजिए या डेवलप्ड कंट्रीज में ले लीजिए, उसमें जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वर्ल्ड का अगर टोटल पॉपुलेशन मान लेते 8 बिलियन है, उसमें से आधी जो जनसंख्या होगी 4 बिलियन के आसपास, वो तो फीमेल्स ही है ना, उतनी पॉपुलेशन है। लेकिन उस रेस्पेक्ट में, उस प्रोपोर्शन में फीमेल्स का जो पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है या पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है। और किसी किसी देश में ऐसे भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है ना, जैसे कि सऊदी अरेबिया या बहुत ज्यादा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर फीमेल्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। इवन बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर ड्राइविंग भी नहीं किया करने दिया जाता है, या इवन फुटबॉल मैचेस लाइव नहीं देखने दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है ना। लेकिन इंडिया की थोड़ी बहुत उन सब से बेटर है, लेकिन हमें और भी बेटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। प्रीवियसली ओनली मेन वेर परमिटेड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, है ना, पब्लिक ऑफिस में भी वही था, जितने भी पब्लिक वाले काम थे उन्हें मेल्स को ही करने दिया जाता था, फीमेल्स को एलिजिबल ही नहीं समझा जाता था या पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता था। दिस इज मिरर्ड इन मोस्ट फैमिली सेक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। और अगर आप अपने खुद के घर में भी देखेंगे तो मेनली मदर्स जो होती है या फीमेल जो होती है वही घर के काम करते हैं, मेल्स जो होते हैं वो घर के काम नहीं करते, बाहर से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है। पॉलिटिशियंस ग्रेजुअली एड्रेस द जेंडर इशू। अब पॉलिटिक्स में अगर फीमेल्स नहीं आएंगी तो फीमेल्स की बातें कौन रखेगा, मेल्स उस तरह से फीमेल्स की बातें तो नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए फीमेल्स का भी उतना पार्टिसिपेशन होना, इक्वली पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है जितना मेल्स का। तभी हम लोग एक सोसाइटी को बैलेंस्ड एक सोसाइटी बना सकते हैं, बैलेंस्ड कंट्री बना सकते हैं, है ना। देयर वेर कैंपेन्स इन सेवरल नेशंस टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो विमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, है ना। तो न्यूजीलैंड सबसे पहला देश बना था वर्ल्ड में, आजाद देश, जिसमें विमेन्स को राइट दिया गया था, राइट टू वोट का। 1927 के आसपास में इन्हें फीमेल्स को वोट देने का अधिकार मिला था। फिर न्यूजीलैंड को देखकर बहुत सारे कंट्री जो है वो धीरे धीरे करके विमेन्स को राइट टू वोट देने लगे। जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस ने बहुत लेट अपने फीमेल्स को अधिकार दिया था राइट टू वोट देने का, 1942 के आसपास दिया था, है ना। तो इंडिया भी आजाद जब हुआ उसके तुरंत साल ही इंडिया में भी राइट टू वोट फीमेल्स को भी दिया गया था। तो फीमेल्स के लिए वैसा नहीं है। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, है ना। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट, तो मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट को क्या कहा जाता है, मेनली फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसमें मतलब फीमेल्स को सर्वोपरि रखा जाता है, मतलब फीमेल्स के बारे में बात किया जाता है, फीमेल्स को प्रेफरेंस देने की बात की जाती है, इवन इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल एज पब्लिक लाइफ में भी, है ना। These movement were called the feminist movement। और फेमिनिस्ट कौन है, तो वैसे वुमेन और अ मैन, तो फेमिनिस्ट जरूरी नहीं है कि एक विमेन ही होती है, मैन भी हो सकता है, हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मेन। ठीक है। तो ये एक्चुअल में फेमिनिज्म है जो इक्वालिटी डिमांड करता है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फेक फेमिनिस्ट है जो बस फीमेल्स की ही बात करना चाहते हैं और मेल्स को इग्नोर किया जाता है ना। तो ये फेक फेमिनिज्म से हमें बचकर रहना चाहिए। Women are now actively engaged in public life in many regions in the world, है ना। Women's आजकल सब जगह
हर डिपार्टमेंट हर फील्ड में ही पार्टिसिपेट करती है। आप चाहे स्पोर्ट्स ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर्स, कॉमर्स के फील्ड, आर्ट्स के फील्ड, लिटरेचर, ऑथर्स, सब फील्ड में ही विमेंस का बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, वो एंगेज कर रही है। और जब तक किसी भी फैमिली में विमेंस नहीं पढ़ेंगी तो उसमें इसीलिए कहा जाता है, जैसे बहुत सारे योजनाएं भी चलती है गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो विमेंस का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक किसी के घर में अगर एक फीमेल पढ़ी लिखी है तो मतलब उसकी पूरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी होती है, वो पूरी फैमिली को पढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा जैसे मेल है, तो अगर मेल सिर्फ पढ़ा है तो वो सिर्फ मेल ही पढ़ा रहेगा, फीमेल्स बहुत कम देखा गया कि पढ़ पाती है। तो इसीलिए फीमेल्स का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल्स पढ़ी लिखी होंगी तो वो खुद की समझ होगी, वो खुद अपना डिसीजन ले पाएंगी, है ना। जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज जो है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये काफी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरीज में आती है, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक कंट्रीज। तो यहाँ पर जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। तो जैसे फिनलैंड की प्रेसिडेंट जो थी सना मरीन, वैसे वहां पे बहुत सारे आपको फीमेल्स पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो लीड करती है कंट्रीज को, है ना। और उसी रेस्पेक्ट में देखा जाए जैसे यूएसए, यूएसए ऐसा कंट्री है, सबसे उसे कहा जाता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन आज तक उस कंट्री में कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी, है ना। तो वहां पर हम लोग कहते हैं उसे बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज होने के बावजूद भी उसकी आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। अब जाकर वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल है, नहीं तो इससे पहले कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बना था। तो जरूरी नहीं है कि हर डेवलप्ड कंट्रीज में फीमेल पार्टिसिपेशन या वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो, या हर डेवलपिंग कंट्रीज या लो डेवलप्ड कंट्रीज में फीमेल पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। तो एक्सेप्शंस केसेस हर जगह ही होती है। हाउएवर इंडिया रिमेन्स अ पैट्रियार्कल कंट्री दैट इज रूल्ड बाय मेन, है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पूरी जो इंडिया है वो पैट्रियार्कल है। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी के बीच में, तब जाके ही हमारा कंट्री जो प्रोग्रेस कर रहा है उससे और दोगुनी रफ्तार में प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे एक परसेप्शन है, एक स्टीरियोटाइप है आइडियल वुमेन का, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, फिर टू द फैशन इंडस्ट्री में किस तरह से फीमेल्स को पोर्ट्रे किया जाता है ना। मेनली जितने भी मूवीज होते हैं उसमें फीमेल्स को कुछ इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। एक सोसाइटी में फीमेल्स को किस तरह से स्टीरियोटाइप या कंसेप्शन है, तो इस तरह से है कि फीमेल सारा घर के काम, बच्चों को पाल रही है, पढ़ा रही है, घर के सारे काम कर रही है, वैसा देखा जाता है ना। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है एक आइडियल वुमेन का हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीमेन सफर a variety of drawbacks and discrimination and oppression in the following years। तो विमेन्स किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, ड्रॉबैक्स फेस करती है अलग अलग वेज में, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि विमेन्स हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ ओनली 54%। तो ये डेटा थोड़ी ओल्ड है, ठीक है, क्योंकि सेंसस, नया सेंसस आया नहीं है, हम लोग 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स आती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर देखा जाए तो फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है एट प्रेजेंट अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो वो 70% से भी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और वहीं पे मेल्स का कंपैरिजन किया जाए तो वो 85-86% से भी ज्यादा है। ये थोड़ी पुरानी डेटा है। तो लेकिन आपको साफ पता चलेगा कि 10% के आसपास डिस्पैरिटी आपको जरूर मिलेगा मेल्स और फीमेल्स के लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी जो है वो रीजन वाइज भी बहुत ज्यादा है। जैसे जो पिछड़ा स्टेट्स जैसा है यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो लिटरेसी रेट का डिस्पैरिटी है बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखा जाए या केरला, तमिलनाडु देखा जाए तो वहां पर डिस्पैरिटी जो है लिटरेसी रेट बिटवीन द मेल एंड फीमेल बहुत कम है। ठीक है, तो पूरे कंट्री में वैसा नहीं है। कुछ हद तक बहुत सारे स्टेट जो हमारे डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं
जो अभी भी डेवलप नहीं है सही तरह से। इट्स नो सरप्राइज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ women इन हाईली पेड एंड coveted positions remains relatively low, है ना। तो बहुत कमी देखा गया है जो हाईएस्ट पोजीशंस होते हैं कंपनीज के, या इंडिया में भी अभी देखा जाए तो इंडिया में भी एक ही प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है आज तक, इंदिरा गांधी, बाकी तो सब मेल्स ही थे। एवरी डे एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour लॉन्गर देन एन एवरेज गाय। जो घर के कामों का अगर हम लोग काम ही समझा जाए तो विमेन्स जो होती है वो मेल्स के रेस्पेक्ट में, कंपैरिजन में ज्यादा काम करती है ऑब्वियसली। लेकिन हम लोग उतना एज अ मेल हम लोग उतना उनको रेस्पेक्ट इस मामले में नहीं देखते, क्योंकि घर के काम को हम लोग को काम समझते ही नहीं है ना। फिर द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976 मैंडेट दैट इक्वल सैलरीज बी पेड फॉर इक्वल एफर्ट। इससे पहले 1976 से ऐसा रूल नहीं था, मेल्स को अलग सैलरी मिलती थी, फीमेल्स को अलग मिलती थी, जबकि काम वो दोनों सेम ही कर रहे हैं, और जितने घंटे का काम वो दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इक्वल रेम्युनरेशन नहीं मिलता था। तो 1976 में एक्ट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी मिलती है। अभी रिसेंटली कुछ महीना पहले ही जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें मेल्स और फीमेल्स को है, जो प्लेयर्स है उनकी जो सैलरी है वो लगभग सेम है। कुछ महीना पहले ही ऐसा किया गया है। तो अभी ऐसे और सारे बहुत सारे फील्ड होंगे जहां पर विमेन्स को जो है सैलरी कम दी जाती है इन रिस्पेक्ट टू मेल्स। However, it's practically every field women are paid less than the males. ठीक है। In many region of India, parents prefer to have males, है ना, and looks for ways to have daughters terminated before they are born, जिसको फीमेल फिटिसाइड्स कहते हैं, इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं। अगर पता चल जाता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो फीमेल्स है, तो बहुत लोग टर्मिनेट अबॉर्शन करा देते हैं, या जन्म होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बच्चे को किल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स जो है वो मेल्स को प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स। लेकिन सिचुएशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वेरियस टाइप ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड, है ना। अलग अलग टाइप ऑफ हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस उनको घर में भी होता है, और साथ ही साथ वो जहाँ पे काम करती है या बाहर में आउटडोर्स में भी विमेन्स को ये सब फेस करना पड़ता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन है, विमेन्स को क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे भी हरियाणा, पंजाब, ये जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पर जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या, पर थाउजेंड मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का, फीमेल्स कितनी है। तो जो हरियाणा पंजाब साइड में उधर 800 से 850 के बीच में रेंज करता है। ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल्स की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन वहां पर इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख लीजिए, या केरला, सदर्न ईस्टर्न या ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो तो भी बेटर है। जैसे केरला में तो चाइल्ड सेक्स रेशियो पर थाउजेंड मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का जो नंबर है वो ज्यादा है, 1051, या कहीं पे 1100 के आसपास होगा। तो फीमेल्स का जो है जनसंख्या वो नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स में ज्यादा है। और जो वेस्टर्न पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो का जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ओल्ड डेटा है, जो अगर नया सेंसस आएगा तो हमें जरूर इसमें कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर दिखाई देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि विमेन का क्या कंडीशन है। हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में ही ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 140 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो 70 करोड़ तो फीमेल्स है ना। तो अगर फीमेल्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी अलग अलग फील्ड में, या हम लोग उनको एनकरेज नहीं करेंगे पार्टिसिपेशन के लिए, तो कैसे होंगे वो, डिसीजन कैसे ले पाएंगे। मेल्स जो है वो अपने लिए डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, लेकिन फीमेल्स के कंटेक्स्ट में डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा सही से।
अगर हमें कोई लॉ बनाना है फीमेल्स के रेस्पेक्ट में या अबॉर्शंस के रेस्पेक्ट में, तो उसमें हमें फीमेल्स से कांटेक्ट करना होगा, या फीमेल्स पॉलिटिशियंस ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इन कंपैरिजन टू मेल्स, है ना। तो विमेन्स का पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इश्यूज कंसर्निंग टू वुमेन्स हेल्थ, है ना, एंड एल्सवेयर आर नॉट गिवन ड्यू अटेंशन, क्योंकि मेल्स को पता नहीं है कि फीमेल्स को क्या 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 चीज से गुजरना पड़ता है। उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में नहीं पता, सैनिटेशन हाइजीन उनको नहीं पता होगा बहुतों को। तो ये तो विमेन्स फेस करती है ना, तो विमेन्स ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने बारे में। Several feminist and women groups have concluded that unless women get control of power, their concerns would go unnoticed. कुछ हद तक सही भी है कि अगर फीमेल्स नहीं आएंगे तो उनका उनके बारे में कहेगा कौन, उनके बारे में सोचेगा कौन, उनके बारे में लॉस कौन लाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ women in India's legislature has historically been quite low. तो इंडिया में अगर लोकसभा में देखा जाए इलेक्टेड वुमेन कितनी है, तो जस्ट 14.36%, मतलब 15% से भी कम है, और ये 2019 की डेटा है। तो आज हम लोग 75 साल से भी ज्यादा हो गया देश आजाद हुए, और हमारी जो फीमेल्स पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स वो 15%, जस्ट मियर 15% है, जो कि बाकी जो इंडिया से भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, उससे भी बहुत ज्यादा कम है। वर्ल्ड एवरेज जो है वो 24 के आसपास है, और हम लोग अभी भी 15 ही है ना। तो 9% अभी भी कम है हम लोग। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, इसीलिए वो कंट्रीज भी ज्यादा डेवलप्ड, वो कंट्रीज भी ज्यादा प्रॉस्परस है। लेकिन जहां पर नहीं है, जैसे अरब स्टेट्स में इंडिया से भी बेटर परफॉर्म करता है, तो हमें और भी सोचने की जरूरत है। आज प्रेजेंट लोकसभा में देखा जाए तो ये 15% भी नहीं होगा डेटा, बहुत कम ही होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर आपको क्या लगता है कितने होंगे? बस आपको दो ही नाम याद आएंगे, निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी, और तो कोई चेहरा नजर नहीं आता है आज के प्रेजेंट लोकसभा में। तो फीमेल्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इज लेस देन 5%, और स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा है, विधान परिषद, वहां पर तो और भी दयनीय स्थिति है। 5% है, किसी किसी स्टेट में तो 4%, 2% ऐसे होते हैं। इंडिया लैग्स बिलो द एवरेज ऑफ न्यूमरस अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन इमर्जिंग कंट्रीज। तो ये शर्म की बात है, अफ्रीकन कंट्रीज जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज है, वहां पर भी विमेन्स पार्टिसिपेशन है एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। मेकिंग अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ women in elected entities legally binding is one solution to this challenge. तो हम एक ऐसा प्रोपोर्शन या ऐसा लॉ ला सकते हैं जिसमें विमेन्स का जो सीट है उसे रिजर्व किया जाए। जैसे कि पंचायती सिस्टम में है 33%, 1/3% जो सीट्स है वो विमेन्स के लिए रिजर्व होती है, लेकिन वो बस नाम के लिए ही रिजर्व होती है। जैसे कि मेरे गांव में जो सरपंच है वो एक्चुअली में फीमेल है, ऑन पेपर जो है वो फीमेल है, लेकिन जो सारा काम संभालता है वो उनके हस्बैंड संभालता है। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज में देखा होगा, तो उसी तरह से है मैक्सिमम है। तो अगर फीमेल्स है भी तो बस वो नाम के लिए एक रबर स्टैंप बन के रह गई है। 1/3 of the local government seats in the panchayat and municipalities are designated for women. ये तो किया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। उनको ऑन पेपर शो किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में काम कोई दूसरा करता है। Women's organizations and activists have been calling for a comparable reservation of a minimum of 1/3 of the Lok Sabha and state assembly seats for women. तो जो पंचायती राज सिस्टम में है वही हम लोग लोकसभा या असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में भी करना चाहते हैं कि 33% एटलीस्ट सीट जो है वो रिजर्व किया जाए विमेन्स के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। Gender division is one of the example of how social division must be portrayed in politics. This also demonstrates that when economic divides become a political issues, disadvantaged group benefit. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि gender division is one of the example of social division which must be portrayed in the politics. हमें politics में
इनको इन सब के बारे में बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और जो अलग जेंडर्स है, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर को भी इवन हम लोग को पॉलिटिक्स में शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स है वो उनको मतलब सही तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, उनके प्रति एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है आम इंसान के मन में। तो वो क्या होता है, बहुत गरीबी में रहते हैं या फिर वो गलत काम करने लगते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं। तो उससे हम लोग वो सब भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ मेल्स का ही मेल सेंट्रिक नहीं बनकर हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेना पड़ेगा। पैट्रियर्कल सोसाइटी से ज्यादा बेटर है अप्रोच इज ह्यूमन सेंट्रिक। हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करें तो ज्यादा बेटर होगा, चाहे कोई भी जेंडर का हो, कहीं से भी बिलोंग करता है, कुछ भी हो, किसी के भी फॉलो करता हो। तो ये था विमेंस के बारे में। अब हम सेकंड टॉपिक जो आ जाते हैं, रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन तो आपको पता ही होगा सबको, धर्म के बारे में। कम्युनलिज्म शायद आपने ना सुना हो। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस नाउ कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सेपरेशन। वन ऑफ दैट इन्वॉल्व्स द रिलीजियस डिफरेंसेस। Many nations, including India, have people who practice multiple religion. तो इंडिया is one of the most diverse countries in the world, है ना। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू इज्म, इस्लाम या मुस्लिम कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी, सिख है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जोरोएस्टेरियंस है, मतलब पारसीज है, फिर जुदाइज्म के भी लोग हैं, जीविश लोग भी इंडिया में मिल जाएंगे। तो अलग अलग धर्म के लोग जो है वो इंडिया में आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें भी बहुत सारे बाइफर्केशन है, हिंदू में भी वर्ण सिस्टम आ जाता है, अलग अलग कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख सब में ही आ जाता है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस अनलाइक जेंडर डिस्पैरिटीज आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, अलग अलग वहाँ की आइडेंटिटीज है, वो लोग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। तो वहां पर भी हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। टेक ए लुक ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू मेक द स्टेटमेंट दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अपार्ट। He felt that politics should be led by ethics drawn from the religion. तो गांधी जी का ये कहना बिल्कुल ही ठीक है कि हम लोग आज के टाइम में भी देखेंगे तो जो धर्म या रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग नहीं है। वो दोनों साथ बाय साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, और चलना भी चाहिए कुछ हद तक। ठीक है, उनको हम लोग अगर अलग कर देंगे तो बहुत उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। लेकिन हम लोग उसको कैसे चलेंगे, हम लोग उसमें सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना ले आकर हम लोग जो रिलीजन के जो हर रिलीजन में जो एथिक्स है, जो सही बातें की गई है, उसको हम लोग अगर प्रमोट करें इन इन पॉलिटिक्स। हर रिलीजन को मैं बोल रहा हूँ प्रेफरेंस देने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा करना सही नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो हम लोग एक ही साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एटलीस्ट इन इंडिया जैसे कंट्रीज में तो होना ही चाहिए। Human rights organization in our nation have maintained that majority of the victims of communal riots in our country are people who belong to the religious minorities. तो ये क्या है, एक तरह से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कटाक्ष है टुवर्ड्स द इंडिया के। उनका कहना है कि मेजोरिटी ऑफ द जो जो विक्टिम्स होते हैं कम्युनल रायट्स के हमारे कंट्री में, वो रिलीजियस माइनॉरिटी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज में सिर्फ एक ही ग्रुप का कहा जाता है, एक या दो ही कम्युनिटी को के बारे में कहा जाता है, लेकिन ऐसा ट्रू पिक्चर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहता या किसी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे तो बेटर है। The women's movement continues to claim that all religious family rules discriminate against women, है ना। तो जैसे भी that women's movement जो मेनली फेमिनिस्ट लोगों का ये थिंकिंग रहता है, claims that all religious family rules discriminate against women। तो जैसे कि बहुत सारे पर्दा सिस्टम है, या फिर फीमेल्स को पब्लिक लाइफ में ना आने देना, ये सोशल वर्क ना करने देना, ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो फेमिनिस्ट हर बार उठाते हैं कि ये सब रेस्ट्रिक्ट करते हैं फीमेल्स का पार्टिसिपेशन होने में, या फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। तो ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। ऑल ऑफ these examples include a connection between religion and politics। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में गहरा एक संबंध है दोनों के बीच में। हम लोग एटलीस्ट इंडिया में तो है,
और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में है। बहुत कम ही कंट्रीज होंगे जहां पर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे कंट्रीज है आपको, जैसे कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हम लोग पढ़ेंगे सेक्युलर क्यों है, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूके। यूके इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, वहां पर उनका जो स्टेट रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। तो यूके इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, वो अपने आप को बोलते हैं वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? उनको तो सारे रिलीजन्स फॉलो करने चाहिए। रिलीजियस आइडियाज, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज हैव मे हैव अ रोल इन पॉलिटिक्स, है ना। हर रिलीजियस, जितने भी रिलीजन है सब में अच्छी बात की गई है, तो उसके जो एथिक्स है, उनके जो आइडियाज है, उनके प्रिंसिपल जो है, वो हम पॉलिटिक्स में अगर लेकर आए तो जो राम राज्य की बात करते हैं हम लोग, वो आ सकता है। Those in position of political authority should be allowed to control religious practices to prevent prejudice and oppression. These government actions are not immoral if they respect all religious equally. तो कहने का मतलब है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरे को ना दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्पैरिटी है। तो फिर क्या होता है, वैसा शेप ले लेता है, कम्युनल वायलेंस का शेप ले लेता है, जिस तरह से आपने मणिपुर में देखा होगा रिसेंट में, नू में देखा होगा, हरियाणा में गुरुग्राम के पास में। तो ये ऐसा होते रहता है, विद इन ट्राइबल ग्रुप्स के हो जाता है, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर दो अलग अलग रिलीजन्स के बीच में भी हो जाता है। तो पॉलिटिशियंस को मेनली, या पॉलिटिक्स जो करते हैं उनको रिलीजन को बहुत सही से सेंसिटिवली डील करना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, ये तो बात थी रिलीजन के बारे में। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, धर्म की पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली आपने ये सुना होगा, ये टर्म कम्युनलिज्म या कम्युनिस्ट पार्टीज के बारे में सुना होगा। व्हेन रिलीजन इज आर्टिकुलेटेड इन पॉलिटिक्स इन स्पेसिफिक एंड पार्टीशन कॉन्सेप्ट्स, whenever one religion and its adherent are set against a different one, the situation becomes more serious। तो कम्युनलिज्म का आसान भाषा में बताया जाए तो वैसे पॉलिटिक्स, उस तरह से पॉलिटिक्स करना जिसमें हम लोग एक रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं। ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे हजारों रिलीजन है, लेकिन हम लोग सिर्फ मान लेते हैं बी को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं या डी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी रिलीजन को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन होंगे, लोगों के बीच में एंगर पैदा होगा। फिर क्या होगा, जो ए है, सी है, ई है, ये सब लड़ने लगेंगे अगेंस्ट बी एंड डी। तो इससे क्या होगा, सोशल टेंशन, जो हार्मनी है उस सोसाइटी की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कम्युनल वायलेंस होने लगेगा, है ना। तो मेनली जो पॉलिटिक्स धर्म के ऊपर करते हैं, ऐसे बहुत सारी इंडिया में पार्टीज है जो एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं या जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए, जैसे खालिस्तान, वो इंडिया में वो अलग एक देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, उनका पॉइंट क्या है कि हम लोग एक अलग देश बनाएंगे पंजाब से अलग होकर, है ना। लेकिन हर सिख जो है वो तो नहीं चाहता है ना, मेजोरिटी ऑफ द सिक्स नहीं चाहते हैं। जो कुछ जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनको जो लाभ मिल जाता है, कहीं से उनको पैसा मिल जाता है या फॉरेन कंट्री से उनकी फंडिंग हो जाती है, इसीलिए वो करते हैं। दिस अप्रोच ऑफ एम्प्लॉइंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। इसी को ही कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे नेता है या पार्टीज है जो ऐसे करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे भी हैं। Communal politics is founded on the notion that religion is the primary foundation of a social community। ठीक है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स जो करते हैं उनका नोशन क्या होता है, उनका आइडियोलॉजी क्या होता है, उनका आइडियोलॉजी मेन होता है कि रिलीजियन जो है वो धर्म को सबसे ऊपर में रखता है। जैसे कि आप अगर कंपैरिजन किया जाए, जैसे इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना को डर था कि अगर इंडिया आजाद हो जाता तो जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको सही से प्रेफरेंस नहीं मिलेगा या सही से उनको काम करने नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है इंडिया में। इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, खुश रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं इंडिया में जितने भी है, माइनॉरिटीज हैं। तो कह सकते हैं कि हम मोहम्मद अली जिन्ना एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, है ना। और आज देख लीजिए जो देश को उन्होंने बनाया, वो देश की हालत क्या है।
जहां पर हिंदू की पॉपुलेशन लगभग 26% 25% थी जब देश आजाद हुआ था, आज के टाइम पे बस 2 या 1% से भी कम रह गया हिंदूज या माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन। चर्चेस तोड़े जाते हैं या धर्म परिवर्तन किया जाता है जबरन, या किसी मुस्लिम से शादी करा दिया जाता है, तो ये सब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है ना। तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे वहां पर जो सोसाइटी है वो ऑब्वियसली पीसफुल नहीं रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। तो लड़ाई झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली नुकसान होगा तो प्रॉस्परस कैसे हो सकता है कोई कंट्री। इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स करना कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर कोई कंट्री कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉस्पर नहीं कर पाता। The belief of one religion are represented as superior to those of other religion। तो कम्युनलिज्म का फीचर क्या है कि उसमें कहा जाता है कि एक रिलीजन जो है वो सुपीरियर है अगेंस्ट द अनदर रिलीजन। ठीक है, तो जैसे कि एबीसीडी बहुत सारे रिलीजन है, हम मान लेते हैं कि बी इज सुपीरियर देन द ए बी ए सी डी से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया। अगर हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। फिर व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द अदर, ठीक है, मतलब हम लोग एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक की बात सुन रहे हैं, एक को बहुत ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से और बाकी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट खड़ा कर दे रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई करवा दे रहे हैं, तो वो क्या है, कम्युनलिज्म है। तो कम्युनलिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है। ठीक है, तो उससे हम लोग जितना बड़ा थ्रेट हमारा पाकिस्तान चाइना है, उतना ही बड़ा इंडिया के लिए कम्युनलिज्म भी थ्रेट है। ठीक है, when state power is used for establishing the dominance of one religion over the rest, है ना, जब पॉलिटिशियंस जो है वो अपना पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो वो जब वो थोपना चाहता है पूरे सोसाइटी के ऊपर कि यही रिलीजन सबसे बेस्ट है बाकी सही नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान ले लीजिए बेस्ट एग्जांपल है, वो थोपना चाहते थे कि दिस इज द बेस्ट। बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें थोपना चाहते थे कि बंगाली बंगाली तुम नहीं बोलोगे, उर्दू ही बोलोगे। लेकिन जो बांग्लादेशी वो बंगाली बोलना चाहते हैं, उनकी मातृभाषा बंगाली है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो अलग होना चाहेगा। जैसे पाकिस्तान में सब अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान अलग बनना चाहता है, सिंध अलग बनाना चाहते हैं देश। तो अगर जो कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे वहां पर ऐसा सीन देखना तो बहुत स्वाभाविक है। तो इन पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म में टेक मेनी फॉर्म्स। The most important, most prominent manifestation of communalism in daily views, which include religious biases, preconceptions या prejudice जिसे कहते हैं कि एक हमारे पास एक पहले से एक कंसेप्शन है या स्टीरियोटाइप हमने बना दिया कि हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर मैं पूछूं कि आपसे कि पाकिस्तान वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो आप बहुत लोग सोचेंगे आतंकवादी, टेररिज्म, ओसामा बिन लादेन। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर पाकिस्तानी आतंकवाद हो या गलत काम करते हैं। ऑब्वियसली जितने बुरे लोग हैं वहां पर उससे ज्यादा ऑब्वियसली अच्छे लोग भी होंगे पाकिस्तान में। वो हर कंट्री में है, हर सोसाइटी में वैसे अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन हम लोग एक के वजह उसामा बिन लादेन के वजह से हम लोग किसी एक रिलीजन को टारगेट करें, वो गलत होता है। ठीक है, तो अगर जो ऐसे करते हैं वो कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चलिए मान लेते हैं उसामा बिन लादेन ने बहुत गलत काम किया, उससे बड़ा जो गलत काम है उससे बड़ा तो बराक ओबामा ने काम किया। उसने जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, इन सब कंट्रीज को पूरा बर्बाद कर दिया। 9/11 के बाद में उस सारे कंट्रीज का बुरा हाल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बराक ओबामा ओसामा बिन लादेन से ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है मेरी नजरों में, तो बराक ओबामा ज्यादा क्रिमिनल। लेकिन क्या, लेकिन हम लोग उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं, पीस प्राइज दे रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी बन चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन अच्छा है, लेकिन ओसामा बिन लादेन अगर खराब है, मैं मानता हूँ ये खराब है, लेकिन उससे बड़ा खराब तो बराक ओबामा है या अमेरिकन कंट्रीज है, जो पूरी तरह से जो छोटे मोटे कंट्रीज है उनको तबाह करके रखते हैं।
of religious group and belief in one religion superiority over the others। तो ये जो है superiority feeling कि मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से ज्यादा बेटर है, ये जो है ये पूरे देश को बर्बाद कर देगा। कोई ये देश को बर्बाद कर सकता है, या कोई इंडिविजुअल अगर एक फीलिंग लेके चलता है वो उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है, सेंसिटिवली डील करना जरूरी है। हर रिलीजन में, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक के वजह से हम लोग पूरे रिलीजन को नहीं गलत कर सकते ना। A communal mind frequently generates a desire for political supremacy over one religious group। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। तो वो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया, है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या कहते हैं वो लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो पाकिस्तान के नाम पर कर रहे थे, पाकिस्तान का मतलब भी वही है। लेकिन आज देख लीजिए वहां पर जो माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, वो भाग जा रहे हैं या उनका रिलीजन चेंज कर दिया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वैसे लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उनको पॉलिटिकल सुप्रीमेसी गेन करने का बहुत चस्का रहता है। ठीक है, फिर another common kind of communalism in religious motivated political mobilization, this include the uses of religious leaders, holy symbols and emotional appeal। तो बहुत सारे जो ऐसे कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं तो वो लोग सिंबल जो होते हैं, होली सिंबल्स हैं, जैसे इस्लाम का जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जैसे 786 हो गया, या हिंदू धर्म में जो स्वास्तिका का साइन होता है ना, स्वास्तिका का साइन होता है, उसको भी बहुत लोग प्रमोट करते हैं। तो अलग अलग रीजन में वो कोई क्रॉस प्रमोट करता है। तो ये करना पॉलिटिक्स में सही नहीं होता, पॉलिटिक्स में किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना सही नहीं है। Communalism may sometimes take the most heinous forms of community violence, rioting and genocide। तो इंडिया में आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे कम्युनल वायलेंस हो चुके हैं, बहुत सारे रिलीजन के बीच बिटवीन भी हो सकते हैं, इंटर रिलीजन भी हो सकते हैं, या इंट्रा रिलीजन भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो कुकी एंड मीती ट्राइब्स के बीच में हो रहा है, तो वो तो एक ट्राइब, दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटर रिलीजन आपको दंगे मिले होंगे, कम्युनल राइट्स सुने होंगे आपने, कभी ना कभी पढ़ा होगा उनके बारे में। तो जो ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली अशांति तो फैलेगी। फिर आते हैं सेक्युलर स्टेट, जो मैंने पहले आपको बताया था। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म। हम लोग सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो किसी भी धर्म को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। अगर प्रमोट करना तो सारे धर्म इक्वली प्रमोट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इसी को ही सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो कंट्री का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वो इस्लामिक लिखता है। उसी तरह से ईरान जो है वो भी लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो वो सब कंट्रीज इस्लामिक है, वो सब सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर स्टेट जो है मेनली इंडिया है, या फिर जो रशिया है, यूएसए है, कुछ अमेरिकन कंट्रीज है, कनाडा है, फिर जो नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो सब आपको सेक्युलर कंट्री मिल जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है वो कोई ना कोई एक रिलीजन को प्रमोट करते दिख जाएंगे। तो कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू द डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन ये मेनली प्रॉब्लम होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे चाइना हो गया, वहां पर कम्युनलिज्म का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो एक टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक कंट्री है। वो जो वहाँ की गवर्नमेंट हो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करती है पब्लिक को। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री ना। Our constitution's authors were aware of this difficulty, therefore they choose the paradigm of a secular state। Indian state has no official religion, ना हमारा कोई official religion है, ना हमारा official language है ना, ना हमारा कोई national sport है।
तो बहुत लोगों को लगता है हॉकी है, कबड्डी है, नहीं है। हमारा कोई ऑफिशियल स्पोर्ट भी नहीं है, ना हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, बट नो नेशनल लैंग्वेज, ना ही हमारा कोई रिलीजन है। मतलब या तो हम लोग रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेंगे, या फिर हम कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। मेनली सेक्युलर स्टेट का मतलब ही है ये। नो रिलीजन इज गिवन अ स्पेशल पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं तो वो आपको दिख जाएंगे ऐसे करते हुए। तो इंडिया की जो कुर्सी है, जो प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की, वो जो है वो सेक्युलर का है। इंडिया में हर धर्म का कोई राष्ट्रपति भी बन चुका है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अलग अलग धर्म के बनते हैं। तो नेता जो है इंडिया में, जो है पॉलिटिक्स जो है वो एक टाइप ऑफ सेक्युलर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर बनाता है हमारे कंट्रीज को। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स द फ्रीडम टू बिलीव इन, प्रैक्टिस एंड प्रमोट एनी रिलीजन और टू प्रैक्टिस नन एट ऑल। जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी है, और जो प्रमोट करना चाहते हैं अपने रिलीजन को कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में मिल जाएंगे। जितने भी राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो ऐसा करते हैं रिलीजियस बेसिस पे, वो पनिशेबल ऑफेंस भी होता है। The constitutions permit the state to get involved in religious affairs to maintain religious community equality. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है permits the state to get involved in the religious affairs to maintain religious community equality. ठीक है, तो इक्वली अगर रिलीजियस कम्युनिटी को ट्रीट किया जाए तो इट्स बेटर, या फिर मत करो किसी को। तो सेक्युलरिज्म इज मोर देन सिंपली एन आइडियोलॉजी लेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल। द कंसेप्ट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो जो हमारा प्रियम्बल है, आपकी जो बुक्स का फर्स्ट पेज होता है प्रियम्बल, जो कि एक आईडी कार्ड है मेनली, उसमें लिखा गया सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इंडिया, है ना। A secular constitution like India is important but not sufficient to resist communism. तो सिर्फ सेक्युलर कंट्री होने से हम लोग कम्युनलिज्म को तो नहीं रोक सकते ना, क्योंकि हम लोग सेक्युलर कंट्री इतने सालों से है, लेकिन जो कम्युनल वायलेंस आए दिन आपको न्यूज में मिल जाएंगे। सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद भी हम लोग कम्युनल वायलेंस को नहीं रोक पाए। लेकिन जैसे कि आप बहुत सारे और भी अरब कंट्रीज देखेंगे, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस सेक्युलर कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पर आपको बहुत कमी सुनने मिलेंगे कि कोई कम्युनलिज्म का या कम्युनल वायलेंस हो गया। ठीक है, तो कम्युनल preconceptions and propaganda must be opposed in everyday life, and religion based mobilization must be countered in politic matters. तो जो बैलेंस है रिलीजन और पॉलिटिक्स का, जिस तरह से विमेन्स का इंपॉर्टेंस था, उसी तरह से रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ही कंट्री जो है वो सक्सेसफुली प्रॉस्पर कर सकता है। अगर हम लोग कम्युनल वायलेंस, कम्युनल पॉलिटिक्स करते रहेंगे, या प्रोपेगेंडा या मोबिलाइजेशंस ऐसे करते रहेंगे, या किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के रेस्पेक्ट में बुरा भला कहेंगे या नीचा दिखाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली कभी भी ये कम्युनलिज्म जो है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, और ये ऐसा थ्रेट है इंडिया के लिए जिसको हम लोग गोली मार के नहीं कर सकते ना। कि हमें पाकिस्तान को अगर दुश्मन है, चाइना अगर हमारा दुश्मन है, तो हम लोग उसको, अगर वो इंडिया एंटर करना चाहेगा तो हम उसको गोली मार के हटा सकते हैं, लेकिन कम्युनलिज्म को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? ये तो एक सोच है ना। तो ये ज्यादा बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, बजाय पाकिस्तान के सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है। फिर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर आते हैं तीसरे पर। रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, अब आते हैं कास्ट, जो कि रिलीजन का एक सब पार्ट है। जैसे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे आपको कास्ट नजर आ जाएंगे। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, फोर वर्ना सिस्टम, ब्राह्मण जो है, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस के बारे में। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रिलीजन में, मुस्लिम्स में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी आपको मिल जाएंगे, कैथोलिक्स मिल जाएंगे, रोमन्स मिल जाएंगे, प्रोटेस्टेंट सब मिल जाएंगे। तो कास्ट इनइक्वालिटीज
इंडिया में बहुत सालों से चले आ रहा है एकदम। जो अगर हम लोग कहें कास्ट इनइक्वालिटीज कब से शुरू होता है, तो जो लेट वैदिक पीरियड है वहीं से इंडिया में शुरू हो जाता है। लेट वैदिक पीरियड्स है ना, वहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। जो सती सिस्टम है, फीमेल्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, कितना बुरी प्रथा थी। तो अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा काम किया था सती सिस्टम को अबॉलिश करके। ठीक है, तो ये लेटर वैदिक पीरियड से ही इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटीज देखने मिल जा रहे थे और आज भी प्रेवलेंट है। Every society has some type of social equality and division of labor. The caste system is an ultimate example of this. The hereditary occupational division was sanctioned through ceremonies in the system. जैसे मैं एक हिंदू हूं, तो मैं हिंदू क्यों हूं? क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ, इसीलिए मैं हिंदू हूं। आप अगर मुस्लिम परिवार में जन्म होता, आप मुस्लिम है ना। यही इसी को कहते हैं ना कास्ट। तो द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन पहले होता था ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें हम लोग ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम लोग हमारा कास्ट डिसाइड होता था। अगर हम लोग सोना का काम कर रहे हैं तो सोनार का है, हम लोग सोनार है। अगर हम लोग मिट्टी उट्टी पॉटरी बना रहे हैं तो हम लोग पॉटर कुम्हार फैमिली, मतलब कुम्हार हमारा कास्ट है। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम लोग जिस फैमिली में पैदा हो रहे हैं वहीं से हमारा कास्ट डिसाइड हो रहा है। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था, ऑक्यूपेशन पर डिपेंडेंट था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा होता था, आपने पढ़ा होगा कि वहां पर जो पिता है उसका कास्ट अलग है और जो बेटा है उसका कास्ट अलग है। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं मिलेगा ना, बहुत रेयरली आपको ऐसा मिलेगा। तो द कास्ट सिस्टम वाज प्रेडिक्टेड ऑन द आइसोलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आउटकास्ट पॉपुलेशन। तो बहुत सारे हम लोग उस समय में शुरू हो गया था अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम, छूत अछूत वाली बात शुरू हो गई थी। The traditional conceptions of caste hierarchy was are crumbling. लेकिन जो कास्ट हायरार्की है वो क्रम्बल हो रहा है धीरे धीरे। और कैसे क्रम्बल हो रहा है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कास्ट हायरार्की आपको कहाँ दिखेगा, जहां पर गरीबी है, जहां पर पैसा नहीं है, खाना नहीं है, वहां पर आपको कास्ट सिस्टम ज्यादा दिखेगा। इसीलिए गांव देहात में ज्यादातर हमें कास्ट सिस्टम अभी भी दिख जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण कास्ट हायरार्की जो वो क्रम्बल कर गया। फिर लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड लिटरेसी, एजुकेशन, जॉब मोबिलिटी के कारण हर स्टेट का बंदा इधर से उधर माइग्रेट होता है। वीकनिंग ऑफ द लैंड ओनर्स पोजीशन इन द कम्युनिटी, जो जमींदारी सिस्टम था वो सब खत्म होने लगा। इन सब के कारण जो है कास्ट हायरार्की जो है वो धीरे धीरे करके क्रम्बल कर रही है। लेकिन ये सब जो था वो पहले नहीं था, इसीलिए कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट है। और आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या बहुत ज्यादा रीजन है जहाँ पर कास्ट हायरार्कीज है। Even some of the most traditional characteristics of caste are endured. Caste is inextricably related to economic position, है ना। कास्ट जो है वो इकोनॉमिक पोजीशन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम लोग लोअर स्टेटस ऑफ द पीपल सोसाइटी कहता है आज के टाइम पे। फिर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि ये टॉपिक जो है इसी से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो casteism is founded as the assumption that caste is the primary basis of social community in the case of communalism. Caste is one of the component of human experience, but it is far from the soul of most essential aspect. तो casteism जो था is founded on the assumption that caste is the primary basis of social community. ठीक है, तो इसमें जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे उसमें वो उनका मेन प्रोपागेंडा क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते थे, स्ट्रीमलाइन हो जाते थे वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, है ना। इन पॉलिटिक्स कास्ट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स है, तो व्हेन पॉलिटिकल पार्टी स्पीक देयर कैंडिडेट्स और क्रिएट अ गवर्नमेंट, they normally make sure that the members from many caste and tribes are included, है ना। तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या
कैंडिडेट चूज करता है कि कौन नेता बनेगा या गवर्नमेंट क्रिएट होता है, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अलग अलग कास्ट से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ताकि जो पूरी जनसंख्या है उन्हें खुश किया जा सके। अगर हम लोग एक ही पार्टी को चूज करेंगे, एक ही कैंडिडेट से, एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन से चूज करेंगे, तो ऑब्वियसली जो अदर रिलीजन के लोग जो है वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेंगे। फिर स्पेसिफिक पॉलिटिकल ग्रुप्स आर नोन टू सपोर्ट स्पेसिफिक कास्ट एंड आर कंसिडर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे ऐसे कट्टरवादी ग्रुप्स हैं इंडिया में जो सिर्फ स्पेसिफिक एक रिलीजन को या स्पेसिफिक एक कास्ट को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रमोट करते हैं, उन्हीं के बारे में ज्यादा स्कीम्स लाते हैं। तो ऐसा आपको डेली लाइफ में हजारों एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल्स पता होंगे। The universal adult franchisee and the idea of one person, one vote obliged political leaders to mobilize and secure political support. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि सबको, जो भी 18 साल के ऊपर में है, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म, रंग, रूप, जेंडर, वो वोट देने का अधिकार है। और जो हर पर्सन का वोट है वो भी इक्वली है। ऐसा नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो वोट है वो ज्यादा वैल्यू करता है और इंडिया जो एक आम इंसान का वोट अलग वैल्यू। मोदी जी का भी वोट का वैल्यू वन ही है और एक इंसान का, आम इंसान का भी वैल्यू का वन ही है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज विच बिलोंग टू लोअर कास्ट आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट फॉर वोटिंग एंड देयर पावर। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अवेयर करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, दलितों को, ओबीसीज को, कि आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या है, आपके पावर क्या है। ठीक है। द एम्फोसिस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स often convey an appearance that elections are only about caste. ठीक है। This is far from reality. जैसे कि हम लोग इलेक्शन को क्या समझते हैं, बहुत लोगों का ये कंसेप्शन रहता है कि इलेक्शन जो है वो ओनली अबाउट कास्ट है, या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कास्ट के बेसिस पर वोट डालते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत हद तक सच नहीं है। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे इन द कंट्री नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज एन ऑब्वियस मेजॉरिटी इफ ए सिंगल कास्ट, है ना। तो ऐसा कोई भी हमारी कंट्री में लिया जाए तो नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ जहाँ पे एक पॉपुलेशन है, वहां पर जरूरी नहीं है ना कि एक ही कास्ट के लोग बिलोंग करते होंगे, एक ही कास्ट से होंगे। हाँ, डोमिनेशन होगा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का, लेकिन वो वहां की पूरी जनसंख्या जो वो एक ही कास्ट से तो बिलोंग नहीं करती है। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। When a caste is described as a vote bank for one party, it is typically indicates that substantial majority of the voter in the caste vote for that party, है ना। तो वोट बैंक जिसको कहा जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मतलब लुभाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स दे देती है, पैसा बांट देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है। A few voters have more than one candidate representing their caste, while several voters have no candidate representing their caste. तो ऐसा भी होता है, बहुत बार इंस्टेंसेस देखा होगा कि जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लीडर्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन वैसा भी हो सकता है कि एक ही कास्ट से बहुत सारे लीडर्स खड़े हुए हों, या फिर कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग ना करता हो। ऐसा भी सिचुएशंस होते हैं बहुत बार में। When new elections are held, the governing party and the existing MP और MLA change. ठीक है। फिर जब नया इलेक्शन होता है, अगर वो सही से काम किया होगा, जो भी MP MLAs हैं, तो उनको फिर से दोबारा वोट दिया जाता है, वो फिर से पावर में आते हैं। अगर नहीं अच्छा काम करते तो ऑब्वियसली चेंज भी होता है। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है वो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो बेसिकली कास्ट पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे इंस्टेंसेस है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो हम लोग समझेंगे कि पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो पहला जो हमने पढ़ा कि कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट होता है कास्ट पे, या पॉलिटिक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कास्ट पे। ठीक है। तो वो दो चीजें हैं कि
चाकू खरबूजे पे गिरा या खरबूजा चाकू पे गिरा। तो अब हम लोग समझेंगे कि पॉलिटिक्स का रोल क्या है कास्ट में, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है। सो फार वी हैव लुक्ड एट द कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पॉलिटिक्स भी वाइस वर्सा वो कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है। Politics has also an impact on the caste system and caste identification by offering them into political arena. Thus, it is in a caste that becomes politicized rather than the politics that become caste ridden, है ना। तो इंडिया में क्या हो जाता है, कास्ट ही पॉलिटिसाइज हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ही पॉलिटिसाइज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेता है इंडिया में जो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसको बहुत प्राउडली प्रमोट भी करते हैं, है ना। Each caste group strives to expand by integrating surrounding caste और सबकास्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं वोट पाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि जो भी आसपास के जो ये नेबरिंग जो आसपास के मिलते जुलते जो कास्ट है उनको भी वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एक नेता है जो दलितों का वोट पाना चाहता है या दलितों को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो दलितों के साथ साथ में वो आसपास के जो ओबीसीज होंगे, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे या पिछड़ा वर्ग जो होगा, वो उसको भी एसिमुलेट कर लेता है ना। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। वेरियस कास्ट ग्रुप मेक अलायंसेस विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड देन एंगेज इन डिस्कोर्स एंड नेगोशिएशन। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट ग्रुप हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं या अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो लोग आपस में नेगोशिएशन या कोलिशन कर लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। In political arena, new caste groupings have emerged, such as backward and advanced caste groups, है ना। तो पॉलिटिकल एरिना में दो अम, ऐसे ग्रुप्स भी इमर्ज हो चुके हैं जिसको बैकवर्ड कास्ट ग्रुप कहा जाता है और एक एडवांस्ड कास्ट ग्रुप कहा जाता है ना। बैकवर्ड मतलब दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वो सब आ जाता है। एडवांस्ड जो इन सबको छोड़कर जितने भी वो सारे एडवांस्ड में आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट कास्ट प्लेज अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो कास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस तरह से जेंडर करता है या फिर रिलीजन कम्युनलिज्म जो है हम लोग पढ़ा, उसी तरह से कास्ट भी करता है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज एडेड दलित्स एंड ओबीसीज इन गेनिंग मोर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। और कास्ट का एक अच्छा पॉइंट है ना, एडवांटेजेस पॉइंट है, जो दलित, जो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, हरिजन जो थे, वो जो इतने सालों से नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे, तो इनको भी गेन मिलने लगा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। बहुत सारे नेता हैं जो दलित पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, और इनके वजह से क्या हो रहा है, वो लोग पॉलिटिकल फील्ड में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है दलितों का, पिछड़ा वर्ग का, उनका इम्प्रूवमेंट होता है। एट द सेम टाइम फोकसिंग सोलली ऑन कास्ट माइट हैव डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कास्ट तो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में, कास्ट से हमारा इम्प्रूवमेंट होता है दलितों का, ओबीसी का। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ कास्ट सोचे या सिर्फ और सिर्फ जेंडर सोचे, मतलब अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज है जो सिर्फ बोलेगा कि हम एक ही जेंडर को रेस्पेक्ट देंगे, एक ही जेंडर को हम लोग लेकर चलेंगे, तो वैसा कंट्री नहीं चलेगा ना। या एक ही कास्ट को लेकर हम करेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। वो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्री नहीं चलेगा। इट हैज अल्टीमेटली क्या होगा, वो कंट्री जो हो वो 100 टुकड़ों में बट जाएगा। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, जिस तरह से बाल्कनाइजेशन हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, है ना। आज के टाइम पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर किस तरह से रिलीजियन या इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो किस तरह से कंट्रीज को बांट दे रहे हैं। It has potential to deflect the attention away from more urgent concerns such as poverty, development and corruptions, है ना। तो हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस ना करके, कास्ट जेंडर पे फोकस करके, जो हमारे जो पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन जैसे इश्यूज है उसको भी बहुत प्रोमोट करना चाहिए और उन सबको किस तरह से हम लोग उनका इम्पैक्ट जो है
वो कम कर सके, उस पर भी बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली कास्ट, जेंडर, रिलीजन इट्स इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, बट ये सब जो है वो और ज्यादा जो है पॉलिटिकल सिस्टम को और ज्यादा करप्ट कर दे रहे हैं, और ज्यादा अंदर से खोखला कर दे रहे हैं। तो कास्ट, जेंडर, रिलीजन ये सब इम्पोर्टेंट है, इन सबको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ समझने सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए किस तरह से लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली शेयर भी कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑब्वियसली बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।